नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6, 7, 8 का आज एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जो है आपका अपठित पद्यांश। इसके पहले जो क्लास गई थी वह था अपठित गद्यांश और आज का है हमारा टॉपिक, नया टॉपिक अपठित पद्यांश। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी लाभार्थी हो इसका लाभ ले सके। ठीक है, चलिए देखेंगे हम अपठित पद्यांश। देखेंगे हम हमारा, देखिए पद्यांश। तो पद्यांश क्या होता है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो देखिए है हमारा काव्य अथवा कविता को पद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य और कविता को पद्य कहते हैं। कविता की कुछ पंक्तियों को या कविता के अंश को पद्यांश कहते हैं। अर्थात जो बड़ा सा काव्य रहेगा, जो कविता रहेगा, तो उसको हम पद्य कहेंगे और उसी पद्य का कुछ पंक्तियों को हम ले लेंगे, 4 लाइन की, 5 लाइन की, जैसे भी है, जैसे भी होता है, दोहा होता है, चौपाई, छंद, ये सब होते हैं। तो उसको हम ले करके उसको हम पद्यांश बोलेंगे। वह छोटा रहेगा, उसका अंश रहेगा, एक टुकड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसको हम पद्यांश कहेंगे। तो इस तरह से दिया हुआ है इसके परिभाषा की काव्य अथवा कविता को पद्य कहते हैं। कविता की कुछ पंक्तियों को क्या कहते हैं? कविता की अंश को पद्यांश कहते हैं। ठीक है, और दूसरा टॉपिक दिया हुआ है पद्यांश को पद्यांश के क्या होते हैं? 2 प्रकार का होते हैं। जैसे पहला हम देखेंगे क्या है? पठित पद्यांश। जब पद्यांश अपनी पुस्तक की कविता से लिया गया हो वह पद्यांश होता है क्या? पठित। ठीक है, वह पद्यांश क्या होता है? पठित पद्यांश होता है। जब क्या है, आपकी पुस्तक में, जो आप पुस्तक पढ़ रहे हो, आपका फ़िलहाल जिस क्लास में भी हो, 6 में, 7th में या 8th में हो, तो जो भी आपकी पुस्तक में पढ़ाई जा रही हो कविताएं, तो उसमें से अगर जो हम कुछ पंक्तियों को लेंगे तो उन पंक्तियों को जब हम ले करके उस पर प्रश्न उत्तर बनाएंगे तो वह जो है पठित पद्यांश कहलाएगा बच्चों। और आगे चलेंगे, हम देखेंगे। अब दूसरा टॉपिक हमारा है अपठित पद्यांश। तो देखिए, अपठित मतलब कि बिना पढ़ा हुआ। तो जब हम पद्यांश किसी ऐसी कविता से लिया गया हो जो पढ़ा नहीं गया हो, तब वह अपठित पद्यांश कहलाता है। अर्थात हम देखेंगे कि जब क्या है कि पद्यांश जो है हमारा, देखिए पढ़ा नहीं गया हो, कहीं किसी बाहर की पुस्तक से ले करके और आपको दिया जाए हल करने को, तो वह अपठित कहलाएगा। ठीक है, वह आपके पुस्तक में से नहीं रहेगा, बाहर से कहीं से लिया जाएगा और उसको दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए, हल करने के लिए, तो वह क्या है? अपठित पद्यांश कहलाएगा। आगे हम चलेंगे, देखेंगे। अपठित काव्यांश संबंधी प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित प्रमुख बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या है? क जो है, काव्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके अर्थ एवं मूल भाव को समझना। अर्थात क्या है कि इसको हल करते समय किन किन बातों को हमको ध्यान देना चाहिए, इस बात पर हम ध्यान दे रहे हैं कि क्या क्या आपको ध्यान देना है। तो काव्यांश को क्या करना है? 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके मूल भाव को आपको समझना है। कठिन शब्दों या अंशों को रेखांकित करना है। उसमें जो भी कठिन शब्द होंगे उसके अंश को क्या करना है? पेंसिल से रेखांकित करना है। प्रश्न पढ़ना और संभावित उत्तर पर चिन्हित करना। प्रश्न को पढ़ना है, अर्थात उस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न बने हैं उसको पढ़ना है और उस पे जो संभावित उत्तर है उस पर चिन्हित कर लेना है। प्रश्नों के उत्तर देते समय प्रतीकार्थों पर विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है,
प्रश्नों के उत्तर देते समय क्या होता है, प्रतीकार्थों पर विशेष ध्यान देना होता है। और देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक है, प्रश्नों के उत्तर काव्यांश से ही देना, ठीक है। अर्थात जो आपका होता है काव्यांश, उसी से ही उत्तर देना होता है। काव्यांश से बाहर जाकर देने का प्रयास न करना, अर्थात उस काव्यांश से ही उत्तर देना है आपको बाहर से नहीं उत्तर देना है। जितना उसमें काव्यांश में भाव है उतने में ही आपका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। उत्तर अपनी भाषा में लिखना, अर्थात आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं अपना उत्तर। काव्यांश की पंक्तियों को उत्तर के रूप में न उतारना, अर्थात काव्यांश में जो पंक्ति दिया गया है उसको सेम टू सेम उत्तर में नहीं लिखना है, अपने भावों में ही उसका अर्थ समझते हुए उत्तर देना है, ठीक है। आगे हम चलेंगे। देखिए नया टॉपिक है हमारा, यदि प्रश्नों में किसी भाव विशेष का उल्लेख करने वाली पंक्तियाँ पूछी गई है तो इसका उत्तर काव्यांश से समुचित भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ ही लिखनी चाहिए। और दूसरा है, शीर्षक का काव्यांश की किसी पंक्ति विशेष पर आधारित न होकर पूरे काव्यांश के भाव पर आधारित होना चाहिए। अर्थात जब आप जो शीर्षक लिखते हैं तो उसको क्या है, काव्यांश जो आपको दिया हुआ है उसी पर आधारित जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। शीर्षक संक्षिप्त और आकर्षक एवं अर्थवान होना चाहिए, अर्थात जो शीर्षक है वह छोटा होना चाहिए शीर्षक, और अर्थवान होना चाहिए और सुंदर भी लगना चाहिए, ठीक है। अति लघुत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर में शब्द सीमा का ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है, अवश्य रखना चाहिए। अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वह बहुत ही छोटे होते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वह 150 शब्दों में लिखे जाते हैं लगभग। उत्तर के सीमा मतलब उसमें दिया रहेगा कितने शब्दों में लिखना है, तो इस बात को आपको शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही लिखना होता है। प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद एक बार दोहरा लेना ताकि असावधानी से हुई गलतियों को सुधारा जा सके। अर्थात जो है आपको एक बार आपको दोबारा मिलाना होता है ताकि कुछ गलती हो गई हो तो वह सुधारा जा सके, ठीक है। आगे चलेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। अभी हम उदाहरण देखेंगे कि किस तरह का होता है। अभी तक तो हम पढ़ें कि उसको कैसे हल करते हैं, काव्यांश होता क्या है, पठित क्या होता है, पठित पद्यांश क्या होता है। अब देखेंगे हम पद्यांश को कि किस तरह के पद्यांश आते हैं, तो अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण सहित, तो हम देखेंगे निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अर्थात जो है ये पद्यांश बोलो या काव्यांश बोलो, ठीक है, तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। तो इसको सरसरी निगाहों में पहले हमको पढ़ना है 2 से 3 बार, ठीक। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, ठीक है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यहीं जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं कड़ी, ठीक है। अभी दूसरा हम देखेंगे। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बनूंगी या मिलूंगी धूल में, जल उंगली फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ेगी या कमल के फूल में, ठीक है। अब यह जो है पद्यांश रहा आपका। अब इसको हम चलेंगे और देखेंगे कि इसका उत्तर क्या दिया हुआ है। आगे चलेंगे देखेंगे। एक और है पद्यांश, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे और उत्तर देंगे बाद में, ठीक है। पहले वाले का भी उत्तर देंगे। वह उठी उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमानी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी, लोग अक्सर है झिझकते सोचते,
जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। यह जो है आपका पद्यांश है और इसको हम उत्तर देंगे इसका। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए ये प्रश्न बने हैं किस तरह के। बूंद कहाँ से निकल करके आई, वह क्या सोचने लगी, यह प्रश्न है आपका। और इसका उत्तर हम देखने चलेंगे, कहाँ से निकल करके आई बूंद, वह क्या सोचने लगी। तो अब हम पीछे चलेंगे फिर से, ठीक है। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। कहाँ से निकली थी बूंद, बादलों की गोद से, ठीक है। बादलों की गोद से कहाँ से निकली थी, तो बूंद जो है बादलों के गोद से निकली थी। और इसका हम उत्तर देखेंगे चल के इधर। देखिए यह जो है दिया हुआ है, बूंद कहाँ से निकल आई थी, वह क्या सोचने लगी। तो बूंद क्या है, बादलों की गोद से अर्थात घर से बाहर आसमान से आई। बूंद सोच रही थी कि वह अपना घर छोड़कर इस तरह क्यों निकल आई। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, यहीं पे है। बूंद को इस तरह निकल आने का दुख क्यों हो रहा था। बूंद को इस तरह निकल करके आने का दुख क्यों हो रहा था, तो इसका भी वहीं पे पैराग्राफ में इधर पीछे चलेंगे तो था आंसर, उसी में दिखाती हूँ मैं आपको क्यों दुख हो रहा था। देखिए, सोचने फिर यहीं जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं खड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम चलेंगे और देखेंगे इसका आंसर। देखिए, बूंद को इस तरह निकल आने का दुख क्यों हो रहा था। तो देखिए, बूंद को इस तरह निकल आने का दुख इसलिए हो रहा था क्योंकि उसका जीवन अब भाग्य के भरोसे ही है। उसे पता नहीं है कि वह धूल में मिलेगी या अंगार पर जल जाएगी या कमल के फूल पर गिरेगी, कुछ पता नहीं था। जो वो बूंद जो बादलों से निकली है उसको पता ही नहीं है कि हवा में उड़ जाएगी या अंगार पे पड़ेगी या फिर कमल के फूल के पत्ते पे पड़ेगी, कमल के फूल पे पड़ेगी। उसको थोड़ा पता होता है उसका भाग्य कि मैं कहाँ जा कर के गिरूंगी। यह जो है बूंद दुख हो रहा है बूंद को, ठीक है, यह सोच सोच करके। प्रश्न 3 देखेंगे हम। बूंद का अंत सुखद रहा या दुखद, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब इसको हमको देखना है कि बूंद का जो अंत था वह सुखद था कि दुखद था। यह जो है आपको अपने भाषा में स्पष्ट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बूंद का अंत सुखद रहा क्योंकि हवा का एक झोंका उसे समुद्र और ले गया, ठीक है। बूंद का क्या था, अंत सुखद रहा, वह अंगारे पर न गिर करके कहाँ चला गया, समुद्र में चला गया, इसलिए वह सुखद रहा। वहाँ बूंद एक खुले सीप के मुंह में जा गिरा, अर्थात जो समुद्र में सीप रहता है ना, तो उसके मुंह में जा करके गिर गया बूंद और सुंदर सी मोती बन गई। और जो उस बूंद का जो है पानी जब सीप के अंदर गया तो उससे क्या बना, एक सुंदर सा, सीप में ही मोती बनता है बच्चों, तो वो क्या है कि सीप से वह मोती बन गई। इस तरह बूंद का अंत सुखद रहा। बूंद का जो है क्या है, अंत जो है सुखद रहा। चलिए, वो जो था वो दूसरा था आपका एक, यह जो है एक दूसरा है उदाहरण, इसको भी हम देखेंगे। तो इसका हम देखेंगे, पहला पढ़ेंगे इसको भी हम। हारा हूँ 100 बार,
गुनाहों से लड़ लड़ कर, ठीक है। लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा। मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर बनकर। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता भी इस तरह संवारी, ठीक है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, कभी अपने हार गुनाह को कैसे जीत पाया, और उत्तर देखेंगे बाद में हम। और प्रश्न ये दूसरा है आपका, जो उत्तर हम इधर देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो कभी अपने हर गुनाह को कैसे जीत पाया, ठीक है। तो उसमें था ना, हर गुनाह को कैसे जीत पाया, तो कभी गुनाहों से निरंतर संघर्ष करता रहा। इस संघर्ष में वह कभी हारता तो कभी जीतता। सैकड़ों बार इस तरह संघर्ष करने से उसका गुनाह जो है हारता गया, अंततः वह विजय हो गया। अर्थात हार से इसमें घबराना नहीं है बच्चों, और आपको लड़ते रहना चाहिए। जीत एक न एक बार अवश्य होती है। तो दूसरा हम देखेंगे, डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आकर, आशय स्पष्ट कीजिए। जो है आपका यह पंक्ति दिया हुआ है, इसका आपको कि इसमें क्या है आशय, इसका मतलब क्या है। तो उत्तर हमको देना है, कभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास करता रहा। सतत मतलब 100 बार, ठीक है। और इस प्रयास के कारण वह लक्ष्य के समीप तक पहुंच गया, परंतु इसके बाद भी लक्ष्य को प्राप्त न कर सका, ठीक है। और प्रश्न हम तीसरा देखेंगे, काव्यांश का मुख्य संदेश स्पष्ट कीजिए। तो काव्यांश का मुख्य संदेश क्या था, आपको यह जो है आपके अपने भाषा में लिखना होगा, ठीक है। तो अब जो काव्यांश पढ़ेंगे उसका मूल भाव निकलेगा जो, उस पर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो काव्यांश का संदेश यह है कि मनुष्य को अपने जीवन की असफलताओं से हारे बिना निरंतर संघर्ष एवं प्रयास करना चाहिए। असफलता की प्राप्ति में देरी होने पर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए तथा आशावान बने रहना चाहिए, ठीक है। ये आपका रहा। अभी आज का लिए मैं बस इतना ही, ठीक है। आगे की क्लास में और भी इस तरह के 1-2 और लेकर के पद्यांश आऊँगी, और आशा करूँगी आपको पद्यांश समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के पद्यांश आता है, पद्यांश होता क्या है, अपठित क्या होता है, पठित क्या होता है, और उससे बने प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आप कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। धन्यवाद।